नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मायावती, जिन्हें बहन जी के नाम से भी जाना जाता है, वो लगातार उम्मीदवारों को अपने उतार रही हैं। यहां खास बात यह है कि वो ना तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और ना ही एनडीए गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन उनकी जो ढाई चाल यूपी की सियासत में चल रही है उससे दोनों खेमों में हलचल मची हुई है। अब ये ढाई चाल क्या है, इसको समझाने के लिए डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। संजीव जी, इस ढाई चाल को कैसे समझा जाए और मायावती जो नए तेवर कलेवर के साथ में पिछले कुछ दिनों से नजर आ रही हैं, पहली ही रैली की और बताया कि हम एक अलग राज्य बना देंगे पश्चिमी यूपी को लेकर, वो वहां से लगा कि कुछ नया इस बार फिर से लेकर आ रही हैं, जिससे टेंशन बढ़ने वाली है और जो उम्मीदवार वो उतार रही हैं वो भी बड़े दिलचस्प हैं। जी हाँ, अभी तक उन्होंने करीब 56 उम्मीदवार उतारे हैं। और आपने ढाई चाल की बात की। ढाई चाल में अमूमन जो घोड़े होते हैं शतरंज के खेल में, वो दो सीधे घर और एक दाएं या बाएं चल सकते हैं। अब वो दाएं जाएंगे कि बाएं जाएंगे ये किसी को पता नहीं होता है, और उनके दाएं बाएं जाने से अगले ढाई घर क्या होने वाला है ये भी पता नहीं चलता है, जब तक कि आप खेल में बहुत पारंगत नहीं हो। और इस खेल में घोड़े नहीं है, हाथी है। और इस खेल में घोड़े की जगह हाथी है। तो हाथी किसके अरमानों को कुचल देगा? ये अमूमन सोचा जा रहा था कि हाथी दरअसल इंडिया के अरमानों को कुचल देगा। जैसा कि आरोप लग रहा था कि भाई इंडिया गठबंधन जो है उसको नुकसान पहुंचेगा, वो आती क्यों नहीं है, साथ में क्यों नहीं उनको रखा जा रहा है, बी टीम बुलाया जा रहा है। बी टीम है, हाँ बी टीम है, बुलाया भी जा रहा है, बार बार वो आ नहीं रही है। उनके मन में क्या है, क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए आय से अधिक संपत्ति का मसला है उनके ऊपर, और इसीलिए वो ऐसा कर रही हैं। उन्होंने बहुत ही शांत भाव से ये सारे आरोप सुने, और जैसे ही आकाश आनंद उनके जो राजनीतिक वारिस हैं उन्होंने अपनी सभाएं शुरू की, पहले ही दिन से ये लगने लगा अरे ये क्या, वो लगातार प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर हमले बोल रहे हैं और बड़े तीखे हमले बोल रहे हैं। उनके शुरुआती हमलों में जो कि उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश से अपना कार्यक्रम शुरू किया है, लगा जैसे कि चलिए आकाश आनंद हो सकता है ये कह रहे हो, लेकिन बहन कुमारी मायावती जब मैदान में उतरी 14 तारीख से, तो उन्होंने भी वही तेवर अपनाए और उन बातों को कहा जो आज की तारीख में तमाम विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के लिए कह रहा है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने निशाने पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को भी ले रखा है। तो बात केवल इतनी नहीं है कि वो निशाने पर किसको ले रही हैं अपने भाषणों में, अपने सीटों के बंटवारे के जरिए वो किसको निशाने पर ले रही हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि सब लोग तो ये मान के चल रहे थे कि मायावती जी दरअसल बीजेपी का समर्थन करते हुए नजर आएंगी, लेकिन हकीकत जो है वो कुछ अलग हो गई है। ऐसी तमाम सीटें हैं उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में जिस पर वो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार की मुश्किलें बढ़ा रही हैं, लेकिन साथ ही साथ ऐसी तमाम सीटें हैं जहां वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की मुश्किलें बढ़ा रही हैं, एनडीए गठबंधन के उम्मीदवारों की मुश्किल बढ़ा रही है। जौनपुर को लेकर बड़ी बातचीत हो रही है, जरा गणित समझाइए उस सीट का और किसको नुकसान वहां पर। अब शुरुआत जौनपुर से ही कर लेते हैं। देखिए, जौनपुर वो सीट है जहां पर भारतीय जनता पार्टी पिछली दफा भी नहीं जीत पाई थी, वहां गठबंधन को चली गई थी वो सीट। तो जौनपुर में बड़ा सोच समझ करके इस बार ठाकुर कैंडिडेट उतारा गया। मुंबई से बुलाए गए कृपाशंकर सिंह धनबल से सक्षम हैं, जौनपुर से ही ताल्लुक रखते हैं, और फिर वो मुंबई गए और वहाँ की राजनीति में भी छा गए, तो घर वापसी कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दिया और उसके बाद से ये कयास लगने लग गए कि अब किसको टिकट देंगे अखिलेश यादव। वहाँ एक बाहुबली नेता माने जाते हैं जौनपुर के धनंजय सिंह, पूर्व में सांसद भी रह चुके हैं, तो लोगों ने कहा कि धनंजय सिंह को मिल सकता है टिकट। लेकिन धनंजय सिंह को टिकट नहीं मिलेगा ये बात करीब करीब तब स्पष्ट हो गई थी जब शुरुआती कुछ सवालों में धनंजय जी के नाम को लेकर के बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं दिखाया था समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने।
अचानक क्या हुआ कि किसी पुराने केस में धनंजय सिंह पकड़कर अंदर कर दिए गए, जेल चले गए वो, और अचानक से वहां बड़ी नाराजगी हो गई। और ठाकुर समुदाय का आप जानते हैं अच्छा खासा वोट है जौनपुर में, लिहाजा जो टिकट मिली थी कृपा शंकर सिंह को, उन्हीं राजपूत वोटर्स को दिमाग में रखकर मिली थी। तो वो जो सारी संवेदना सिंपैथी थी वो तो चली गई धनंजय सिंह की तरफ। अब धनंजय सिंह तो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, उनके ऊपर कन्विक्शन है, लेकिन उनकी पत्नी है, और अब ये कयास लगने लगे कि क्या समाजवादी पार्टी से उनकी पत्नी को टिकट मिलेगा। वो जिला पंचायत के अध्यक्ष भी हैं। इसी बीच खबर आ गई कि बाबू सिंह कुशवाहा को वो टिकट समाजवादी पार्टी ने दे दिया है। वहां पर वो दबाव था कि भाई वहां पर आप कुशवाहा समाज से किसी को दीजिए टिकट, वो टिकट दे दी गई। बहुत गौर से बीएसपी ये सारी डेवलपमेंट्स को देख रही थी, और उसने आज वो कर दिया है जिसकी कल्पना न कृपा शंकर सिंह ने की होगी और न ही बाबू सिंह कुशवाहा ने की होगी। उन्होंने श्रीकला रेड्डी, जो कि धनंजय सिंह की पत्नी है, उनको बीएसपी का टिकट थमा दिया है। अब आप उसका मतलब कि समझिए क्या होता है कि जो ठाकुर समुदाय का वोट है वो भावनात्मक रूप से आज वैसे भी आजकल थोड़ा सा बीजेपी से हल्का नाराज चल रहा है, और वहां तो धनंजय सिंह लोकल तो खैर वो भी है, कृपा शंकर सिंह भी है, लेकिन वो लोकल होकर भी लोकल न रहे, वो चले गए मुंबई, और उनके साथ हमेशा रहने वाले धनंजय सिंह वो चले गए जेल। धनंजय सिंह ने कई बार अकेले लड़कर के अपनी अहमियत, रेलिवेंस वहां पर जाहिर की है। उनको जो वोट आता है वो उनके समुदाय और उनके समर्थकों का वोट होता है, तो वो वोट तो बीजेपी की तरफ से ही गया, कट गया वोट। यहां कहां उन्होंने इंडिया को मदद नहीं किया या इंडिया को मदद किया, ऐसा तो हुआ नहीं। वो तो उन्होंने ठाकुर समुदाय के किसी व्यक्ति को टिकट देने का मतलब हो गया कि धनंजय सिंह, कृपाशंकर सिंह की संभावनाओं को आधा कर दिया उन्होंने एक तरह से। और वहां पर दलित समुदाय जो है वो अच्छी खासी संख्या में है। अब देखिए कि ओबीसी समाज का वोट लेकर के वो किनारे हो जाएंगे बाबू सिंह कुशवाहा, बची कुची वोट लेकर के, और मेन बीच से जो सबसे ज्यादा दलित समुदाय प्लस ठाकुर समुदाय, और अगर ये दोनों समुदाय को जीतने वाली स्थिति में देखेगा मुस्लिम समुदाय, वो भी इनके साथ जुड़ जाएगा। और एक सिंपैथी वोट भी, और सिंपैथी वोट भी है, तो एक जनरल उनके पास भी वोट है। धनंजय सिंह की छवि ठाकुरों में तो अच्छी है ही, लेकिन साथ साथ एक जनरल छवि भी जो वहां के लोग हैं उसमें उन्होंने हाल के दिनों में एक मददगार की छवि बनाने की कोशिश की। अमूमन हर बाहुबली इस तरह का करते हैं कि वो अपने, अब जब वो स्थापित हो जाते हैं तो फिर अपने आप को रॉबिन हुड भी बनाते हैं, तो उसका भी फायदा। तो आप ये देखिए कि कैसे अचानक से बीएसपी सबसे एक नंबर पर वहां आ गई, और झटका बीजेपी को सबसे ज्यादा लगा, और इंडिया गठबंधन को जो लगना था वो तो लगा ही लगा, लेकिन यहां पर तो बीजेपी को लग गया। तो बहन जी ये साबित करने की कोशिश कर रही हैं वो किसी के साथ नहीं है, जो वो स्टेटमेंट देती हैं वो सच में वो वैसा ही कर रही हैं। वो ना भारतीय जनता पार्टी के साथ में है और ना ही किसी तरह से इंडिया गठबंधन को मदद कर रही हैं। वो अपना चुनाव लड़ रही हैं, अपने तरीके से लड़ रही हैं, क्योंकि उन्होंने घोषणा की है कि हम सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। तो वो जिस तरह से उम्मीदवार उतार सकती हैं, वहाँ के समीकरण को देखकर ब्राह्मणों को भी मौका देना, मुस्लिमों को भी मौका देना, और जो तमाम और वर्ग हैं उनको भी मौका देना, और सीट के हिसाब से वहाँ पर कौन सबसे बेस्ट रहेगा, ये सारे समीकरण बैठा रही हैं। इस बार मायावती कोई नया गेम करने की कोशिश कर रही हैं, ये नजर आता है। देखिए, दो उनका लक्ष्य है अब जो बड़ा स्पष्ट हो रहा है धीरे धीरे। एक तो ये है कि एक पॉलिटिकल प्लेयर के तौर पर वो खारिज नहीं हुई है, वो अपनी लंबी पारी अभी देख रही हैं। जो लोग कह रहे थे कि अब तो वो खत्म हो गई और बीएसपी के वोट जो है वो आने वाले दिनों में बीजेपी और बाकी दलों में, कांग्रेस में बढ़ जाएंगे। जिस तरह से निष्क्रिय थी पत्रकारिता जगत में, हम लोग भी ऐसी ही बातें कर रहे थे, लेकिन अब जो स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है जिस तरह से उन्होंने चॉइस ऑफ कैंडिडेट्स किया है, जिस तरह से उन्होंने चुना है अपने उम्मीदवारों को, तो उससे ये लग रहा है कि उनके पास दो गेम प्लान है। पहला तो ये है कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा बचा रहे, उसके लिए इनफ वोट बैंक होना चाहिए आपके पास।
बिल्कुल। जो कि आप ज्यादा उम्मीदवार लड़ाएंगे तभी हो पाता है। एक तो ये है जरूरी उनके लिए, और उन्होंने इस बात को इंश्योर कर लिया है। इतने कैंडिडेट लड़ाएंगे, जाहिर है कि वोट परसेंटेज जीत या हार दोनों में रहेगा ही। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, चुनाव जो होंगे 2027 उसकी तैयारी उन्होंने लॉन्च कर दी। देखिए, प्रादेशिक दल लड़ते भले हैं लोकसभा चुनाव, नजरें उनकी रहती हैं विधानसभा चुनाव पर। बिल्कुल। तो आज हम जब बातें कर रहे हैं 2024 लोकसभा चुनाव की, लेकिन इसके तुरंत बाद तैयारियां शुरू हो जाएंगी 2027 के विधानसभा चुनाव की। और विधानसभा चुनाव के लिए समाजों को जोड़ने का जो उनका एक सर्वजन वाला एक थियरी है, वो इसमें दिखाई पड़ रहा है। वो कई समाज को जोड़ करके एक वोट बैंक, वोट बेस तैयार कर रही है। मत भूलिए कि जिस तरह से उन्होंने 2007 का चुनाव लड़ा था, 2007 से 12 वो जब रही थी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री, और उत्तर प्रदेश में वो 4 दफे मुख्यमंत्री रही हैं, लेकिन याद मैं आपको दिलवाऊंगा 2007 से 2012 वाला ही कार्यकाल उनका, जिसमें कि बहुमत अपने दम पर फुल फ्लेज्ड उन्होंने हासिल किया था। तो उन्होंने कैसे किया था? ब्राह्मणों को उन्होंने अपनी तरफ किया। सतीश मिश्रा जी इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। दलित समुदाय उनके साथ था ही, और इन दोनों को साथ देख करके मुस्लिम समाज भी उनसे जुड़ गया। मुस्लिम समाज टैक्टिकल वोटर होता है, वो देखता है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सबसे मजबूत कौन है, और फिर वो उसके साथ जुड़ जाता है। उससे ज्यादा इंटेलिजेंट वोटर अभी कोई नहीं है भारत में। तो वो देखा उसने, वो जुड़ गया, और देखिए कि कितनी सीटें आई। काफी अरसे बाद किसी को इतनी सीटें आई थी, और उनका रिकॉर्ड फिर अगली दफा समाजवादी पार्टी ने अपने दम पर सरकार बना करके तोड़ा। लेकिन ये काफी दिनों बाद बहुमत की सरकार आई थी। तो वो अपना एक वोट बेस फिर से तैयार कर रही हैं, अकेले दम तैयार कर रही हैं। और जिस तरह से पार्टी पर उनकी अथॉरिटी है, जिस तरह से वो एक तरह से यूं कहिए कि अनुशासन और शासन करती हैं अपने कार्डर्स के ऊपर, वैसा उदाहरण अभी उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत आसानी से आपको नहीं मिलेगा। मैं देख रहा था कि एक नेता ने उनको जो है सोने का मुकुट पहनाया है, तो मतलब उनका जो भौकाल, मतलब अब सोचिए 12 से मुख्यमंत्री नहीं है, और किस तरह से 14 में एक भी सीट नहीं, फिर उसके बाद गठबंधन में 10 सीटें आई, फिर उसके बाद वो गठबंधन भी टूट गया, 22 में भी कुछ खास ऐसा कर पाई। सीट, हाँ, एक और सीट, वो भी चली गई। वो तो ये हाल रहा। और उसके बाद पार्टी में नेताओं की उनके प्रति जो लोकप्रियता या फिर जो कहें प्यार, सहानुभूति जो भी है, वो इस कदर है। और उनकी रैलीज में जो भीड़ उमड़ रही है, नेता पहुंच रहे हैं, लोग पहुंच रहे हैं, वो दिखाता है कि वो अभी भी स्थापित नेता है। बिल्कुल। बस वो एक चिंगारी की जरूरत है, उनकी एक स्पार्क की जरूरत है, वो नहीं आ पा रहा था, वो अब आ गया शायद। देखिए, वो जो साइलेंस उनका है, वो साइलेंस दरअसल एक रणनीतिक साइलेंस था, स्ट्रेटेजिक साइलेंस था, चुप्पी जो थी उनकी, और उन्होंने बहुत प्लानिंग से चीजों को रखा। अब देखिए, सहारनपुर एक ऐसी सीट है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां पर 30-35% मुसलमान। कांग्रेस ने इमरान मसूद को दे दिया टिकट। इमरान मसूद टिकट ले तो लिए, लेकिन कांग्रेस के पास आधार वोट तो कोई है नहीं। ये मुस्लिम वोट जाके किस में जुड़ेगा? किसी में जुड़ना पड़ेगा ना, वो तो है ही नहीं। अब देखिए, वहां पर सहारनपुर में उन्होंने टिकट दिया माजिद अली को, और आप देखिए कि माफ करें 42% मुसलमान है सहारनपुर में। अब माजिद अली को टिकट देने का मतलब हुआ कि जो दलित समाज है 35% के ही आसपास है, और उसमें अगर जुड़ जाता है दलित समाज तो 42% के आसपास हो जाता है। तो सोचिए, माजिद अली की दावेदारी ज्यादा मजबूत हो गई। राघव लखनपाल बीजेपी से लड़ रहे हैं, तो सामने जो कंटेस्ट है वो दूसरे नंबर या पहले नंबर की लड़ाई लड़ेगा बीएसपी, और ऐसा ना हो कि इमरान मसूद तीसरे नंबर पर चले जाए। कभी वो जीतते नहीं है, क्योंकि उनका नाम ज्यादा है। माजिद अली को हम कम जानते हैं, तो माजिद अली उस 30-35% वोट बैंक में अगर दलितों का वोट बैंक जुड़ जाएगा तो देख लीजिए क्या हो जाएगा करामात वहां। उसी तरह का उदाहरण आप देख लीजिए मुरादाबाद में। मुरादाबाद ऐसी सीट है जहां पर मुस्लिम अकेले 47% है, क्लोज टू 50%। अब आप वहां उस सीट पर समाजवादी पार्टी ने रुचि वीरा को दे दिया। वहां के मुसलमानों की शिकायत है कि अगर इस तरह की सीटों पर भी समाजवादी पार्टी हिंदू कैंडिडेट देती है तो हम कहां से लड़ेंगे। और उस सीट पर एसटी हसन अभी सिटिंग एमपी थे, उनके टिकट काट करके रुचि वीरा को टिकट दे दिया। अब वहां पर
बहन जी ने एक मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा कर दिया। हालांकि वहां कुछ खेल भी हुआ कि इनकी चिट्ठी नहीं पहुंची, उनकी चिट्ठी नहीं पहुंची, चाहते उन्हीं को थे देना, फाइनली रिजल्ट आया कि वहां रुचि वीड़ा करी है समाजवादी पार्टी से। अब वहां पर बीएसपी ने दे दिया है इरफान सैनी को टिकट। अब आप बताइए, जो जहां पर 47% मुस्लिम है, उसमें अगर दलित वोट जुड़ जाता है तो वो तो एक या दो की लड़ाई में आ गया, बिल्कुल फर्स्ट या सेकंड की लड़ाई में आ गया, समाजवादी पार्टी बाहर हो गई। लेकिन ज्यादा इंटरेस्टिंग ये है हिमांशु की उन्होंने जो दूसरा चाल चला है, ये जो इंडिया गठबंधन को परेशानी में डाल रही है तो सब मानते थे, जो बीजेपी को उन्होंने परेशानी में डाला है वो भी बड़ा गजब है। देखिए, जैसे गाजियाबाद की सीट है, वहां गर्ग खड़े हैं जो गाजियाबाद एमएलए हैं, वहां उन्होंने नंद किशोर पुंडीर को टिकट दे दिया। अब ये राजपूत समाज से आते हैं और राजपूत आप जानते हैं कि एक बहुत बड़ी संख्या है गाजियाबाद में। जनरल वीके सिंह 2 बार वहीं से बने, जबकि यहाँ के थे भी नहीं वो। और राजपूत समाज आज की तारीख में नाराज है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से। अब उस राजपूत समाज के एक व्यक्ति को टिकट देने का मतलब हुआ कि राजपूत समाज कम से कम बीजेपी की तरफ अपना झुकाव नहीं दिखाएगा, वो वैसे ही नाराज है कि हमारे समाज के व्यक्ति का टिकट कट गया है और उसमें आप दलित वोट जोड़ दीजिए आप। अब वो भी उस लड़ाई में आ जाता है, वहां वो भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी का सबब हो गया। अब अगर राजपूत समाज का वोट थोड़ा भी कटता है या पूरा कट जाता है तो बड़ी मुश्किल हो जाती है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि अकेले ये जो वहां पर वैश्य वोट बैंक है गर्ग साहब का, उससे तो जीत होनी नहीं है। और मुस्लिम क्या देख रहा है, गाजियाबाद में अच्छी खासी संख्या है, वो तो देख रहा है कि कौन मजबूत है, बिल्कुल, और वो जाहिर है कि बीएसपी की तरफ चला जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल कर दी उन्होंने। मथुरा में देखिए, मथुरा में अरुण गोविल खड़े हैं। अब त्यागी समाज जो है वो हमेशा से वोटर रहा है भारतीय जनता पार्टी का, वहां देवव्रत त्यागी को उन्होंने वो दे दिया है टिकट। बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल हो गई है। बिजनौर में जाट समुदाय के व्यक्ति को दे दिया है टिकट। जाट समुदाय भले ही नाराज हो, अंत में देता है भारतीय जनता पार्टी को वोट। अब जाट में दलित समुदाय को जोड़ दीजिए, और बिजनौर सीट रही है बीएसपी की, आप याद कीजिए मलुक नागर वहां से थे। अब ऐसे में तो जाहिर है कि ये सीट भी बड़ी मुश्किल में हो सकता है कि वो बीएसपी के नाम हो जाए वो सीट। अब देखिए कि मुजफ्फरनगर की सीट है, वहां पर संजीव बालियान वैसे ही फंसे हुए हैं क्योंकि वहां पर राजपूत नाराज है। अब राजपूत नाराज है वहां पर, और वहां पर उन्होंने अपना प्रत्याशी अगर मुस्लिम उतारा होता तो थोड़ी आसानी होती। वहां पर उन्होंने नॉन मुस्लिम कैंडिडेट दे दिया है। अब नॉन मुस्लिम कैंडिडेट देने का मतलब यह हो गया कि वहां पर हिंदू मुस्लिम तो कर नहीं पाएंगे भाई। उनकी एक पहचान रही है ना संजीव बालियान की, वो दंगों वाली पृष्ठभूमि और हिंदू मुस्लिम। अब वहां पर उन्होंने नॉन मुस्लिम को टिकट दे दिया है तो मुस्लिम एक तरफा वोट करेगा। तो समाजवादी पार्टी का हो या इनका बीएसपी का हो, अब वो बहुत जबरदस्त तरीके से वोट काटेगा। वहां पर दारा सिंह को टिकट दे दिया गया है। मैं देख रहा था बागपत में प्रवीण बंसल, इनको टिकट दिया है। अब प्रवीण बंसल बनिया समाज से आते हैं और वहां पर जाट बनिया ये दोनों वोट बहुत ज्यादा है। किसका वोट कटेगा? भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि बनिया समाज तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ जाता है। ब्राह्मणों को टिकट उन्होंने दे दिया है लखीमपुर खीरी में। लखीमपुर खीरी आप जानते हैं वो इलाका अमूमन थोड़ा सा ब्राह्मण बहुल क्षेत्र माना जाता है, वहां धौरहरा सीट है। अब धौरहरा सीट पर अवस्थी को टिकट उन्होंने दिया है। वहां पर भारतीय जनता पार्टी का नेचुरल वोटर, वो कितना भी वोट कटता है तो वो कटेगा बीजेपी का। उसी प्रकार अब जैसे उन्नाव की सीट है, उन्नाव की सीट पर उन्होंने एक व्यक्ति अशोक पांडे को टिकट दिया। अब अशोक पांडे जो है उनका अपना, वहां ब्राह्मण और दलित को अगर आप जोड़े तो 35% के आसपास आबादी हो जाती है। लड़ाई में कौन आ गया? 1 या 2 की लड़ाई में तो बीएसपी आ गई। उसी प्रकार मिर्जापुर में आप देखिए, मिर्जापुर की सीट हमेशा से भारतीय जनता पार्टी जीतती है, अनुप्रिया पटेल, वहां उन्होंने मनीष त्रिपाठी को दे दिया। अब वो इलाके में ब्राह्मणों की अच्छी संख्या है, अब मनीष त्रिपाठी किसका वोट काटेंगे? और वहां पर भी 30% बन जाती है दलित और ब्राह्मणों की आबादी मिला करके। मनीष त्रिपाठी अगर वोट काटते हैं तो बड़ी मुश्किल हो जानी है वहां अनुप्रिया पटेल के लिए। अकबरपुर में राजेश द्विवेदी को टिकट दिया उन्होंने, 34% बन जाते हैं दोनों मिलाकर के। तो ऐसे में वो सारी की सारी मुश्किलें जो है ये खड़ी हो जा रही हैं। किसके लिए ये खड़ी हो जा रही है? भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन ये मत समझिए कि वो इंडिया का साथ दे रही है। आजमगढ़ चले आइए, आजमगढ़ में उन्होंने टिकट त्रिकोणीय बना दिया है। वहां पर आजमगढ़ में आप जानते हैं निरहुआ लड़ रहे हैं और इस तरफ से धर्मेंद्र यादव लड़ रहे हैं और बड़ी प्रतिष्ठा की सीट है वो। वहां पर उन्होंने एक राजभर, भीम राजभर को टिकट दे दिया है। अब भीम राजभरों की संख्या, उसमें दलित जुड़ जाते हैं पूरा। आप ये सोचिए कि
अदरवाइज जो वो वोट जाता बीजेपी को वो चला जाएगा बीएसपी को। आप देखिए राजभर को जोड़ा है ना बीजेपी ने, बिल्कुल। ओम प्रकाश राजभर को जोड़ा है कि भैया तू हमें वोट दिलवाना, लेकिन अपने कैंडिडेट को देकर के राजभर समुदाय अपने कैंडिडेट को दे देगा, तो किसका वोट कट गया? निरहुआ का वोट कट गया। तो इस तरह से उन्होंने जो गुणागणित रचा है उसमें अपने आप को उन्होंने उभारा है, और तमाम तोहमत जो लग रहे थे कि वो बीजेपी का साथ दे रही हैं, वो इंडिया गठबंधन का नुकसान कर रही हैं, वो सब सीट अलॉटमेंट से झाड़ दिया। और ये भी मुझे सुनने में आया है कि अब तो बाकी बची हुई सीटों को बड़े ध्यान से देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन के लोग कि पता नहीं क्या करने वाली है वो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी संभावनाओं पर कुठाराघात हो जाएगा। लोकसभा चुनाव में जो होगा सो होगा, लेकिन विधानसभा चुनाव का क्योंकि आपने जिक्र भी किया, इससे समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों बड़े ही गंभीरता से इस चीज को लेंगे कि मायावती जी कितनी सीटों पर जीतती हैं या नहीं जीतती हैं, क्या करती हैं, कितना वोट परसेंटेज रहता है। हालांकि वो तो जनता के हाथ में है, लेकिन वो जितने वोट प्राप्त करेंगी, जितनी सीटें प्राप्त करेंगी, पता नहीं करेंगी कि नहीं करेंगी, 2014 वाला हाल ना हो जाए, तो उस पर भारतीय जनता पार्टी का और समाजवादी पार्टी का खास तौर से ध्यान रहेगा, क्योंकि अब विधानसभा चुनाव भी इसके बाद होंगे। ऐसे में देखिए एक नया कॉम्बिनेशन बन रहा है। अभी तक उनके पास अमूमन 12% वोट माना जाता है। 12% वोट जो है उनके पास, कहा जाता है कि ये बीएसपी का है। अब जो ब्राह्मण दलित ये दोनों को मिलाने का फिर से उन्होंने कोशिश किया कई जगहों पर, जो कि ब्राह्मण परंपरागत तरीके से वोट देता है भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन अपना उम्मीदवार जहां हो जाता है आप जानते हैं कि वहां दुविधा हो जाती है। ये हर जाति के साथ होती है। तो एक ब्राह्मण दलित का कॉम्बिनेशन, और जहां जहां ये दोनों कॉम्बिनेशन मजबूत है वहां मुस्लिम समाज का जुड़ जाना, तो ये एक ऐसा गठबंधन बन रहा है जो कि हर जगह वोट परसेंटेज अच्छा खासा लेगा। तो 12% से उनका आंकड़ा बढ़ने जा रहा है, ये बात तो अपने आप में तय हो जाती है। तो एक बहुत स्ट्रांग पोजीशन में वो हो जाएंगी 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए, ये बड़ा स्पष्ट है। वो अपने तरीके से पार्टी चलाती हैं। आपने देखा होगा उनके मंच पर कोई चप्पल पहन करके नहीं रह सकता। अगर कोई व्यक्ति चप्पल पहना हुआ रहता है तो वो बहन कुमारी मायावती होती हैं। तो वो एक अनुशासन उनका अपना अलग तरीके का है, और उनका बड़ा कमिटेड वोट बैंक है। उनका जो दलित वोटर्स है, खासतौर पर जाटव समाज, वो कहीं नहीं जाता है, वाल्मीकि समाज कहीं नहीं जाता है, और उसके दम पर वो कैसे जोड़ती है समाजों को। और ये पूरी लड़ाई इस बार की जो है समाजों को जोड़ने की है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए या बिहार की बात कर लीजिए। आपने देखा कि MOI के समीकरण को साथ रखते हुए लालू यादव ने तीसरे जाति को इस बार ज्यादा सीटें देने की कोशिश की है। कुशवाहा समाज को कहीं दे दो, कहीं भूमिहार समाज को दे दो, ताकि तीसरा वोट उनके साथ जुड़ जाए। और अगर 3 वोट हो जाते हैं, अगर MYN+ कुशवाहा या भूमिहार कोई भी इस तरह से हो जाता है, तो फिर वो सीटें निकल जाएंगी। और उसी तरह का एक नया हम लोगों ने फॉर्मूला, पुराना ही फॉर्मूला है जिसको नए तरीके से मायावती लेकर के आई है। किसी के लिए भी फायदा नहीं और किसी के लिए भी नुकसान नहीं। मतलब यह है कि वो जनता जो है वो अपने आप में एंजॉय करेगी इस तरह के इलेक्शन में, और इंडिया और एनडीए दोनों के लिए तनाव बढ़ गया। अस्तित्व की लड़ाई भी है मायावती जी के लिए, क्योंकि 2014 के जैसे रिजल्ट आए, उसके बाद 2019 में तो गठबंधन किया था, जिसमें कहा यह जाता है कि अखिलेश यादव की वजह से ही बहुजन समाज पार्टी को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। हालांकि नुकसान समाजवादी पार्टी को उठाना पड़ा। उसके बाद विधानसभा चुनाव में जिस तरह का हाल रहा, तो अस्तित्व की लड़ाई बहन कुमारी मायावती जी के लिए है। अब देखिए वो जिस तरह से एक्शन मोड में आई हैं और जिस तरह से उन्होंने समीकरण सेट किए हैं तमाम सीटों पर, अभी भी कुछ सीटें बची हुई हैं 24 के करीब, जिन पर अभी उम्मीदवार उतारे जाने हैं। वहां पर भी नजरें रहेंगी हमारी कि कौन से उम्मीदवार उतरते हैं। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।